significant. Let me record it and sharing with you whiteboard. Today's topic is highly significant. You will get one or two question यहाँ से जरूर आना चाहिए इंशाल्लाह। और हम जो बात कर रहे हैं वो क्या कवर करेंगे कि प्रोज को जिसमें हेडिंग आपको डालना है प्रोज राइटर्स एंड देयर वर्क एंड देयर WORKS prose writers and their works. This here is a mistake. Prose writers and their works. Yeah, it will be the heading. And in today's class, we will cover these prose writers and their works. सबसे पहले जो हम लोग जो है कवर करेंगे दैट इज पहला जो राइटर है जॉन वाइक्लिफ, जहां से प्रोज की बात होती है। ऑलरेडी हमने इनको कर चुके हैं, लेकिन फिर भी WICLIFE गुड इवनिंग। आई थिंक कि कृष्णा फ्रॉम PBH, यस, या CP मिश्रा, या ओके CP मिश्रा। एंड हाउ आर यू टुडे? Okay, it means that you have recovered. Yeah, okay, I was waiting yeah for you, even I called you। Yeah, ठीक है, that's good, कम से कम आप रिकवर हो गए, ये बहुत बड़ी बात है जी। ठीक, I will call you later, है ना। Now just taking John Wycliffe। You will come to know this John Wycliffe, father of English, is father of prose। दूसरा पॉइंट, he translated the Bible he translated the Bible from Latin into English in 1382। इनसे रिलेटेड जो प्रोज से रिलेटेड है वो यही बातें आपको इतना जानना है। बाकी जो है तीसरा पॉइंट भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा गया। ही स्टार्टेड लोलार्ड मूवमेंट। सो दीज पॉइंट्स यू गेट। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश, ये घटना कब की? 1382 की है। उनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेशा, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, and he started Lollard movement। So if the question comes who are Lollards, तो followers of John Wycliffe are Lollards। John Wycliffe के जो followers हैं उनको Lollards कहा जाता है। Now the second point you have to take, after it you have to go with what? After it you have to go Sydney's Arcadia
Sydney's Arcadia, a prose romance. दूसरा इन्हीं का एक और वर्क था, डिफेंस ऑफ पोएजी। या यू डोंट नीड टू पुट हेडिंग सिडनी, बिकॉज सिडनी एज अ राइटर जो है ये कोई बड़ा ऐसा नहीं रहे हैं प्रोज में। आई हैव जस्ट मेंशन कि हमने दूसरे राइट ऑथर को कवर किया है, तो ऑलरेडी वो सिडनी से ही शुरू हुआ है। जो पहले ऑथर थे उनका नाम जॉन जॉन वाइक्लिफ सेंट्रल में रखा गया था। इफ यू वांट टू पुट इट, यहाँ पे आप केवल इतना बोल्ड कर दीजिएगा कि ये इससे रिलेटेड है, और ये चीज जो है आपका सेकेंड यहाँ पे इस पार्टिकुलर थिंग। सिडनीज आर्केडिया ये प्रोज रोमांस रहा है, उन्हीं का ही एक और वर्क था डिफेंस ऑफ पोएजी। उनका क्रिटिकल ऐसे या पैम्फलेट था, अब पैम्फलेट। अब पैम्फलेट। थर्ड, थॉमस लॉज रोजालिंड, अ प्रोज रोमांस थॉमस लॉज रोजालिंड, अ प्रोज रोमांस, ये सब पूछा जा चुका, अ प्रोज रोमांस। शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट इज बेस्ड ऑन इट। ऑन इट। So in this way, you have gone with whom? You have gone with John Wycliffe, you have gone with Sydney's Arcadia, you have gone with Thomas Lodge, Rosalind. Now the next is central heading में Francis Bacon. When we talk about Francis Bacon, father of English essay, he wrote formal essays, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। मॉडर्न इंग्लिश ऐसे ऐसे की शुरुआत ही उनके आने से होती, उसके पहले केवल प्रोज चलता था। प्रोज का मतलब ये है कि जो है वो पूरा एक बुक का ट्रांसलेशन था, इसलिए उसको जॉन वाइक्लिफ को क्रेडिट दिया गया प्रोज का फादर। लेकिन ऐसे के फादर ही नहीं वो, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। और फादर ऑफ ऐसे जो है वो मॉन्टेन कल ही आपको बताया। तो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, ही रोड फॉर्मल एसेज। थर्ड पॉइंट, ही रोड 58 essays which published in 1597, 1612 and 1625.
1597, 1612 और 1625. He wrote how many essays? 58 essays. Now the fourth point, Bacon called him the wisest, comma, the brightest, and the meanest of mankind. Mankind. Bacon called him the wisest, the brightest, and the meanest of mankind. Now the next point, that is the fifth point. He called his essays dispersed meditation. He called his essays dispersed meditation. He used Latin quotations, comma. If you note it, let me know. बेकन ने उनको द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा, है चीज पूछा जा चुका है. बेकन कॉल्ड हिम द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड. कई बार ये चीज क्वेश्चन पूछा जा चुका है. उन्होंने अपने ऐसे को डिस्पर्स मेडिटेशन का ये भी पूछा जा चुका है. ही यूज्ड लैटिन कोटेशंस, कामा. आपने लिख लिया था. ही यूज लैटिन कोटेशंस, कामा, archaic words, comma, epigram and practical wisdom. दिस थिंग यू फाइंड कि उनके ऐसे में क्या है, आर्केइक वर्ड्स है, एपिग्राम है एंड प्रैक्टिकल विजडम है. दिस लैटिन कोटेशन. उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क भी रहे हैं. अगर आप देखेंगे तो उन इम्पोर्टेंट वर्क्स में कुछ काफी ज्यादा मायने रखते हैं. एक उनका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, दैट आई थिंक दैट विल बी द सिक्स सेवेंथ पॉइंट, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग. एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ये उनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. एक और वर्क है नोवम आर्गेनम. इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए किसने लिखा है. एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग प्रोज वर्क फ्रांसिस बेकन का. नोवम आर्गेनम भी उनका प्रोज वर्क रहा. सो यू फाइंड दीज टू थिंग्स यू फाइंड देयर. इन सारी चीजों को आप देखते हैं. इज द फिलोसफिकल वर्क, उन्होंने लैटिन में इसको लिखा हुआ था. नोवम आर्गेनम उनका प्रोज वर्क रहा है रिलेटेड टू फिलोसफी. एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, नोवम आर्गेनम.
Now the next is John Milton. जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का बहुत ज्यादा प्रोज में नहीं, बस एक चीज आपको ध्यान में रखना है, एरियोपैजिटिका। इट केम इन 1644। एरियोपैजिटिका इट केम इन 1644, 1644 में। जॉन मिल्टन एरियोपैजिटिका इट केम इन 1644, 1644 में। या गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट। सो यू विल कम टू नो कि एरियोपैजिटिका इज द प्रोज वर्क, कई बार पूछा जा चुका है। आप इसको जब भी देखेंगे कि बहुत ही सिग्निफिकेंट वर्क है, और 1644 में आया। एरियोपैजिटिका या इनका प्रोज वर्क था। और ये जो है क्यों लिखा गया था, उसका उद्देश्य क्या था। और जब प्रेस को बैन कर दिया गया था, तब उसकी स्वतंत्रता के लिए इसको लिखा गया था। तो नंबर नोट करके यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ताकि ये याद रहे। इट वॉज रिटन। जी। जी बोलिए मैडम। इट वॉज रिटन टू मेक। डिस्पर्स मेडिटेशन का मतलब यह है कि द पार्टिकुलर टॉपिक or सब्जेक्ट which had been taken to write essays by Francis Bacon that was scattered hither and thither. Disperse का मतलब scattered, तो यहाँ वहाँ बिखरा हुआ था, ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं था। तो उन्होंने छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के जो क्या किया, उसको लिया, तो उन्होंने कहा ये डिस्पर्स्ड मेडिटेशन, थॉट्स वर डिस्पर्स्ड, लेकिन उसको उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। जैसे उन्होंने ऑफ स्टडीज लिखा, ऑफ रिवेंज लिखा, ऑफ मैरिज लिखा, और तमाम जो भी एसेज उन्होंने लिखा, कि बहुत छोटे छोटे लिखे, लेकिन उसमें उन्होंने उसको एक ऑर्गेनिक फॉर्म दिया, और एक प्रैक्टिकल विजडम और तमाम चीज़ों से उसको यूज करते हुए उन्होंने उसको बेहतर बनाया। तो डिस्पर्स मेडिटेशन मतलब इन हिज व्यूज की द पार्टिकुलर ideas, the particular subject matter which he had taken to write the essay, that was scattered hither and thither, बिखरा हुआ था, इसको कह सकता। नाउ यू गॉट इट मैडम। मैडम, आवाज मेरी सबको जा रही है? बट आई एम नॉट गेटिंग the response of madam. She asked the question. Okay. Now you will come to know कि it was written to make press free, या प्रेस को फ्रीडम के लिए लिखा गया था। और प्रेस पे बैन कब किया गया था? प्रेस वाज बैन इन 1643। तो ये दो तीन घटना आपको ध्यान में रखना है जब भी प्रोस के बारे में बात होगी। जॉन मिल्टन का एरियोपैजिटी का आपको जरूर ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा। एंड एक्सेप्ट इट, एक और राइटर रहे हैं जिनका वर्क था रिचर्ड हुकर। RIC, रिचर्ड हुकर, HOO। दिस इज HOO।
Hooker, Richard Hooker. Yeah, this is the next author, Richard Hooker. एलिजाबेथन एज के समय के रहे, कंटेम्प्रेरी आप कह सकते हैं, शेक्सपियर वगैरह के जमाने के। और इनका एक वर्क है जो बड़ा फेमस है, जो खासकर उन्होंने चर्च की प्रैक्टिस वगैरह या लॉ का जो प्रैक्टिस था उसको लेके लिखा हुआ है, द लॉज ऑफ इक्लिसियास्टिकल पॉलिटी करके। जो वर्क का नाम है उसका क्या नाम है? द लॉज ऑफ इक्लिसियास्टिकल पॉलिटी। द लॉज ऑफ ECCLESIASTICAL, ecclesiastical polity। इट्स द लॉज ऑफ इक्लिसियास्टिकल पॉलिटी, ये जो है एक थियोलॉजिकल एंड आर्गुमेंटेटिव बुक है। अ थियोलॉजिकल एंड आर्गुमेंटेटिव बुक। A theological and argumentative book. It's a theological and argumentative book. This is the point. Now एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोज से ही रिलेटेड हो भी रहा है, तो नोट करके आप लिखिएगा यहाँ पे। द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम इन 1611। The authorized version of the Bible came in 1611 in the regime of James I। James I। So the authorized version of the Bible came in 1611 in the regime of James I। This is another important point। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल वह वर्जन है जो कि एक तरह से आप ये समझिए कि जब वहाँ के किंग ने परमिशन दिया कि बाइबल शुड बी ट्रांसलेटेड, उसके लिए पूरी टीम बनाई गई और उसको ट्रांसलेट किया गया, तो वो ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल है। बाकी यू विल कम टू नो, एक बड़े राइटरों में से एक और हैं जिनका नाम है जॉन बनियान। नेक्स्ट है जॉन बनियान। यू विल कम टू नो कि जो जॉन बनियान है, ये इस एज से बिलोंग करते हैं। ही बिलोंग्स टू प्यूरिटन एज। ही बिलोंग्स टू प्यूरिटन एज 1625 से 1660। उनका जो एक मास्टर पीस है वो है द पिलग्रिम्स ऑफ प्रोग्रेस। द पिलग्रिम्स ऑफ प्रोग्रेस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसके अलावा उनका और भी रहा है, द हॉली वार करके लिखा गया है, ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स है। लेकिन द पिलग्रिम्स ऑफ प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट, इट केम इन 1678 एंड इट इज नोन एज द बाइबल ऑफ प्रोज।
एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ही बिलोंग्स टू विच एज, प्यूरिटन एज, 1625 से 1660। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसका क्या नाम है, द पिलग्रिम्स ऑफ प्रोग्रेस। द पिलग्रिम्स ऑफ प्रोग्रेस नहीं, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। इट केम इन 1678, 1678 ईस्वी में आई है। इफ यू नोट डाउन इट लेट मी नो, क्योंकि मुझे सारी स्लाइड को डिलीट करना पड़ेगा तब मैं और आगे काम कर पाऊँ। अच्छा ओके मैडम, ओके बस चल रहा है, जैसे ही डिलीट कर, यहाँ से डिलीट कर दें। जहाँ पे किसी को रोकना होगा बताइएगा। आई थिंक मैडम ये था प्रोज राइटर्स एंड देयर वर्क। जॉन वाइकली से शुरू हुआ था, द फादर ऑफ प्रोज। ही ट्रांसलेटेड द बाइबल फ्रॉम लैटिन इनटू इंग्लिश। वो तो डिलीट हो गया। सिडनीज आर्केडिया, ये पहली स्लाइड यही बची हुई है, बाकी सब मैडम डिलीट हो गया जितनी भी है। सिडनीज आर्केडिया, प्रोज रोमांस और डिफेंस ऑफ पोएसी। हम्म। नाउ जो अभी हम लोग बात कर रहे थे इनको जान बनियान को लेके, जान बनियान को ये बारे में हमें और भी बातें करना पड़ेगा। उनमें से एक बात हमें ये करनी है कि जान बनियान को मिल्टन ऑफ प्रोज कहा जाता है। आप इसे थर्ड पॉइंट लिखिएगा। ही इज नोन मिल्टन ऑफ प्रोज। प्रोज। दूसरा चीज, हिज बुक, ही इज नोन। हाँ या वी आर टॉकिंग अबाउट जॉन बनियान। जॉन बनियान को ही मिल्टन ऑफ प्रोज कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट जॉन मिल्टन का पोइट्री में है वही पदवी जो है जॉन बनियान को जो है क्या कहा गया है, मिल्टन ऑफ प्रोज। ही का मतलब यहाँ जॉन बनियान, चूंकि जो हेडिंग डाला गया था वो जॉन बनियान को लेकर के है। ही इज नोन मिल्टन ऑफ प्रोज। हिज बुक द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, प्रोग्रेस is known as Bible of Prose, the बाइबल ऑफ प्रोज। उनकी जो किताब है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, इसको द बाइबल ऑफ प्रोज कहा जाता है। हिज बुक द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज नोन एज द बाइबल ऑफ प्रोज। ये दूसरी चीजें रही है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। इनका एक और किताब था द हॉली वॉर। ये 1665 में आया है। द हॉली वॉर को जो है प्रोज ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कहा जाता है। द हॉली वॉर, इट केम इन 1665। इट इज इट इज नोन एज
as Rose of Paradise Lost. Rose of Paradise Lost. The Holy War. Now the next point. Next writer Robert Burton. जो रॉबर्ट बर्टन है, ये आप कह सकते हैं नेक्स्ट राइटर है। आप इनको अपना अ, अपने हिसाब से वो कर लीजिएगा। इनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली। ही रोट एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली। एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली। नेक्स्ट राइटर हैं सर थॉमस ब्राउन। सर थॉमस ब्राउन। सर थॉमस ब्राउन का जो एक इम्पोर्टेंट वर्क है दैट इज द रिलीजियो मेडिसी। ही रोट रिलीजियो मेडिसी। ही रोट रिलीजियो मेडिसी। नेक्स्ट राइटर हैं आइजैक वाल्टन। IZEE के आइजैक वाल्टन। आइजैक वाल्टन का जो बुक का नाम है द कंप्लीट एंगलर। ही रोट द कंप्लीट LETE एंगलर। सो दीज आर द राइटर्स जो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ये कितना इम्पोर्टेंट है या क्यों इस पे इतना बात की जा रही है। रेस्टोरेशन एज में एक राइटर बहुत फेमस रहे हैं जिनका नाम था सैमुअल बटलर। सैमुअल बटलर। ह्यूडी ब्रास नाम से इन्होंने एक किताब लिखा था, ह्यूडी ब्रॉस। सैमुअल बटलर्स ह्यूडी ब्रास। So this is another author. Samuel Butler's Judy Brass. These are the points which you have to remember. Isaac Walton's का Complete Angler, Samuel Butler's का Judy Brass. Next writer John Locke. John Locke का Essay Concerning Human Understanding.
essay concerning human understanding and accept it you will come to know। ये तो हम लोगों ने किस पे बात किया था, रेस्टोरेशन एज और अगस्टन एज को लेकर के बात किया था। उसमें एक और राइटर को लेकर के ऐसे कंसर्निंग ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इनका बहुत फेमस किताब है। उसके अलावा जो है सीधे अगर आप चलेंगे तो एक बड़े राइटर आएंगे जिनका नाम है जोनाथन स्विफ्ट। फॉर जोनाथन स्विफ्ट आई वुड लाइक टू यूज नेक्स्ट स्लाइड। JONATHAN, जोनाथन स्विफ्ट, SWIFT। यू विल कम टू नो कि जो जोनाथन स्विफ्ट हैं बड़े राइटर हैं, सार्डनिक सटायर वो यूज करते हैं। इनका कई इंपॉर्टेंट वर्क रहा है जिसमें से एक है द बैटल ऑफ द बुक। द बैटल ऑफ द बुक्स। एक दूसरा रहा है टेल ऑफ अ टब। एक तीसरा रहा है द गुलिवर्स ट्रेवल्स। ये बहुत फेमस रहा गुलिवर्स ट्रेवल्स। ये चीज बता दे रहे हैं कि बहुत फेमस रहा है, कई बार पूछा जा चुका है। बाकी द बैटल ऑफ द बुक्स, टेल ऑफ अ टब, ये उनका प्रोज वर्क रहा है। नेक्स्ट है जोसेफ एडिशन। ADDISON। जो जोसेफ एडिशन रहे हैं एसेइस्ट, तो पीरियोडिकल एसेज इन्होंने लिखा हुआ है, काफी फेमस। लेकिन एक उनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहा जो बायोग्राफी में आएगा, अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स। ये चीज पूछी जा चुकी है। अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स। अकाउंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स, 1693। इसके अलावा इन्होंने दो जर्नल निकाला था जिसका नाम था द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर। एंड द स्पेक्टेटर। द टैटलर एंड द स्पेक्टेटर, ये इन्होंने जर्नल निकाला था। इसके अलावा यू विल कम टू नो देयर इज अनदर राइटर, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट स्लाइड में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का पहले भी मैंने बताया था कि इनका भी एक बायोग्राफी रही है, लाइफ ऑफ द पोएट सेवेज।
लाइफ ऑफ द पोएट सेवेज। एक और था लाइव्स ऑफ द पोएट्स। लाइव्स ऑफ द पोएट्स। बाकी इनके दो इम्पोर्टेंट जर्नल थे जिसका नाम था द आइडलर एंड द रैम्बलर। दो इम्पोर्टेंट जर्नल, द आइडलर, IDLER, एंड द रैम्बलर, RAMBLER। लाइफ ऑफ द पोएट सेवेज एक उनका इंपॉर्टेंट वर्क, दूसरा लाइव्स ऑफ द पोएट्स, और एक आपका जो है दो जर्नल, द आइडलर एंड द रैम्बलर। बाकी क्रिटिकल एसेज तो उन्होंने लिखा ही है। एक उनका बहुत फेमस क्रिटिकल एसेज है, प्रीफेस टू शेक्सपियर कर। प्रीफेस टू शेक्सपियर इनका क्रिटिकल एसेज है जिसमें वो शेक्सपियर की बहुत ज्यादा तारीफ किए हुए हैं। तो ये चीज रहा है। हाँ, इसके अलावा एक और राइटर रहे हैं, एडमंड बर्क। EDMUND, एडमंड बर्क। जो एडमंड बर्क रहे हैं इनका एक वर्क रहा है, अ रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अ रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये काफी फेमस है, अ रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्रिटिकल एसे। नेक्स्ट राइटर है एडवर्ड गिबन। एडवर्ड गिबन इन्होंने जो लिखा हुआ है फॉलिंग ऑफ द रोमन एम्पायर, ये कई बार पूछा, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर कई बार पूछा जा चुका है। ऐसा नहीं कि जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं दूसरे एग्जामिनेशन में, हायर एजुकेशन, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। 1776। एडमंड बर्क, अ रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट इज रिचर्ड स्टील। व्हेन यू टॉक अबाउट रिचर्ड स्टील, then remember that कि
ये भी जर्नल में उनके साथ काम किए थे, द टाइटलर एंड द स्पेक्टेटर में। लेकिन उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एसे है जो अक्सर पूछा जाता है, ये हर आदमी को पता होना चाहिए, द स्पेक्टेटर क्लब। क्लब इज अ वेरी पॉपुलर एसे। इट हैज 6 कैरेक्टर्स। 6 कैरेक्टर्स। द स्पेक्टेटर क्लब इज अ वेरी पॉपुलर ऐसे किसका पॉपुलर? रिचर्ड स्टील का। वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उनको उन्हीं को ही बताया जा रहा है। ये चीजें रही, इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स रहे? 6 कैरेक्टर्स का है। एंड इसके अलावा भी और भी चीजें रही हैं। ये तो सबको पता ही है कि 18th सेंचुरी वॉज कॉल्ड द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। इसको बोल कहने वाला कौन आदमी था? रैथो अर्नोल्ड। ये तो सभी को, मुझे लगता है सबको पता है। और अब अगर हम और लोगों के एसेट्स में बात करेंगे तो एक जो इम्पोर्टेंट और आएंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रीफेस टू शेक्सपियर, सॉरी, प्रीफेस टू लिरिकल बैलड। प्रीफेस टू लिरिकल बैलड एक कब आया? 1800 में। इसमें उन्होंने जो बात की है किसकी? रस्टिक पीपल एंड रस्टिक लैंग्वेज। रस्टिक पीपल एंड रस्टिक लैंग्वेज। तो यू फाइंड विलियम वर्ड्सवर्थ का एक चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखना है। विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलड, रस्टिक पीपल एंड रस्टिक लैंग्वेज। हाँ, लिरिकल बैलड आपका जो है जो था वो 1798 में आया था, जिसमें 23 पोएम्स आई थी। बाद में उसका सेकेंड वॉल्यूम आता था, वो प्रीफेस टू लिरिकल बैलड होता है, जिसमें प्रीफेस को जोड़ा गया था, जिसमें इनका क्रिटिकल व्यूज आया हुआ है। वही क्रिटिकल व्यूज ही उनका प्रोजाइक वर्क होगा, प्रोज वर्क होगा। और इसमें उन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि रस्टिक पीपल, रस्टिक लैंग्वेज और पोएटिक डिक्शन का कॉन्सेप्ट। लूसी पोएम इसी में आई थी। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इफ यू हैव नोटेड इट, फिर से स्लाइड सब डिलीट करना पड़ेगा बिकॉज इट विल टेक टाइम। सोच रहे हैं कि आज के इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। हैव यू नोटेड इट?
Yeah, you will come to know. Now we are talking about whom we are talking about the prose writer, जिसमें से रोमांटिक प्रोज राइटर एक और है जिनका नाम एस टी कॉलरिज है. When we talk about this man एस टी कॉलरिज, you will come to know इनका एक प्रोज वर्क है जिसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया. बायोग्राफिया लिटरेरिया, LITERA, रेरिया, RIA. ये एक किताब 1817 ईस्वी में आती है. इसमें उन्होंने ही मेड द distinction between fancy and imagination. बायोग्राफिया लिटरेरिया एक वर्क रहा है और यह वर्क 1817 ईस्वी में आई है. ही मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन. फैंसी और इमेजिनेशन के बीच उन्होंने क्या किया हुआ था, एक डिस्टिंक्शन बनाया था. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा था. तीसरा पॉइंट, उनकी नजर में फैंसी मीन्स फिक्सिटीज, FIXITIES, एंड डेफिनिटीज. ये याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है. इज इमेजिनेशन मीन्स इट dissolves, diffuses, and dissipates. तो एक चीज इन्होंने डिफाइन किया, फैंसी मीन्स फिक्सिटीज एंड डेफिनिटीज. इमेजिनेशन मीन्स डिजॉल्व्स, डिफ्यूजेस एंड डिसिपेट. एकदम रटा होना चाहिए तीनों शब्द, उससे उसमें नो कॉम्प्रोमाइज है डाल, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है. जी मैडम, ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो है दूसरी दिशा में चला जाएगा इसका. जब कॉलेज पढ़ाएंगे तब उसमें जो है, अभी आप केवल इतना ही रटिएगा. यू हैव ओनली टू लर्न. डिजॉल्व का मतलब मिक्सअप करना. एक थियरी है, वो मैं बाद में आपको बता पाऊंगा, क्योंकि नहीं तो पूरा समय इसी थियरी में ही चला जाएगा, फिर काम आज का जो वो नहीं हो पाएगा. यू हैव ओनली टू नोट डाउन इट. व्हेन आई विल गो विथ कॉलेज देन आई विल टेल यू. उसके अलावा जो है चार्ल्स लैम्ब, इनको प्रिंस एमंग एसेइस्ट कहा गया. बाय ह्यूज वॉकर. ह्यूज वॉकर एक क्रिटिक थे, इन्होंने उनको टाइटल दिया प्रिंस एमंग एसेइस्ट. और ये इनफॉर्मल एसेइस्ट थे. इनफॉर्मल एसेइस्ट, प्रिंस एमंग एसेइस्ट, दूसरा इनफॉर्मल एसेइस्ट. एंड इनका जो कलेक्शन ऑफ एसेज है, एसेज ऑफ इलिया. कॉलेज वाज हिज bosom फ्रेंड. His
बोसम फ्रेंड। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना। उनके एसेज को हम लोग प्रोज पोएटिक एसे भी कहते हैं। प्रोज पोएटिक एसे, जो एक फेमस उनका एसे है तो बहुत सारा, सारे एसे फेमस है, लेकिन एक बहुत फेमस एसे है, ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन। एक और एसेइस्ट इसी में समय थे जिनका नाम लेना जरूरी है। एक, अच्छा, एक इनका और वर्क छूट गया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, SHAKESPEAR, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। इट केम इन 1807। हाँ, इनकी बहन का भी। चार्ल्स लैम्ब ने जो है, जो टेल्स ट्रेजेडी से था उसको लिखा था, और उनकी बहन ने कॉमेडी से। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 में इनकी बहन का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, और चार्ल्स लैम्ब ने ट्रेजेडीज का स्टोरी लिखा था, और उनकी बहन ने कॉमेडीज को। एक इनका और वर्क था, स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स। मेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स। पोएट्स कंटेम्परेरी विद शेक्सपियर। कंटेम्परेरी विद शेक्सपियर। ये जो है 1808 में आया हुआ है। तो इतना सारा इनका वर्क रहा है। एक थे, नेक्स्ट स्लाइड में यूज करेंगे, टॉमस डी क्विंसी। कंटेम्परेरी ऑफ वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ। ही डिवाइडेड, DIVIDED, he divided literature into literature of knowledge and power। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इस आदमी ने लिटरेचर को दो हिस्सों में बांटा है। कौन सा दो हिस्सा है? लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड पावर। उन्होंने कहा कि जो लिटरेचर हम पढ़ते हैं उसका वो दो तरह का होता है, लिटरेचर ऑफ नॉलेज होता है, लिटरेचर ऑफ पावर होता है। अगर ये चीज पूछा जाता है तो इसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन। अब हम लोग विक्टोरियन एज में आ गए हैं। चार्ल्स डार्विन, इनकी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 1859 में कई बार पूछी जा चुकी है। इसके अलावा
मैथ्यू अर्नोल्ड एज अ प्रोस राइटर, इनको यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। मैथ्यू अर्नोल्ड का क्रिटिकल एसेज कुछ है। एक तो मैथ्यू अर्नोल्ड का कॉन्सेप्ट आप पहले लिखिएगा कि उन्होंने टच स्टोन मेथड का कॉन्सेप्ट दिया। टच स्टोन मेथड, टच स्टोन मेथड का कॉन्सेप्ट उनके द्वारा दिया गया। इनकी एक फेमस किताब थी कल्चर एंड एनार्की। कल्चर एंड एनार्की। नेक्स्ट इनकी किताब थी द स्टडी ऑफ पोइट्री। नेक्स्ट किताब है एसेज इन क्रिटिसिज्म। एसेज इन क्रिटिसिज्म। So these are the points which you have to remember: essays in criticism, culture and anarchy, और ये इनकी किताब रही है। नेक्स्ट है वॉल्टर पेटर। वॉल्टर पेटर की दो किताबें हर आदमी को जानना जरूरी है। एक तो एप्रिसिएशन, दूसरा रिनेशन। ये वॉल्टर पेटर के बारे में है। एक रहे हैं बहुत फेमस जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल का जो वर्क है उसका ऑन लिबर्टी का एसे। दूसरा ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है GOVT। नेक्स्ट राइटर हैं जॉन रस्किन। देखिए आज की क्लास में लेक्चर नहीं, आज की क्लास में केवल डेटा है। मैं समझ रहा हूँ आप बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन आई कांट डू एनीथिंग, क्योंकि मैं आज आपको परियों की कहानी नहीं सुना सकता। आपको ये चीज लर्न करना पड़ेगा। उसमें जॉन रस्किन का ये पूछ चीज कई बार पूछा जा चुका। PGT वाले में मॉडर्न पेंटर्स किसकी किताब है, सिंपल सा यही चीज पूछा गया। मॉडर्न पेंटर्स 1843 में आई है। एक दूसरा है सेवन लाइव्स ऑफ आर्किटेक्चर।
सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, TECTURE. It came in 1849. एक और उनका वर्क है अनटू दिस लास्ट। 1862। ये मैंने बताया कि पूछा जा चुका है, इसलिए इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, आप इसको एकदम से तैयार करिएगा। अनटू दिस लास्ट। नेक्स्ट वर्क है जॉन हेनरी न्यूमैन, राइटर। जॉन हेनरी न्यूमैन जो है, इनका कुछ नहीं करना, एक इनका ऑटोबायोग्राफी है, वो भी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, एपोलॉजिया। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, दिस इज द स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, एपोलॉजिया। फिर से स्लाइड डिलीट करना पड़ेगा। आई विल टेक ओनली 5 to 7 minutes, नॉट मोर देन 5 to 7 minutes। हैव यू नोटेड इट? ओके, ओके। या नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट राइटर, थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल, थॉमस कार्लाइल का सार्टर रिसार्टर्स, दूसरा है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये दोनों वर्क पूछे जा चुके हैं, दोनों वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो पीजीटी में आ चुका है। सार्टर रिसार्टर्स, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एक और इनका वर्क रहा जो बहुत फेमस है, वो भी लिखवाना जरूरी है, हीरोज एंड हीरो वर्शिप। या these are the things. नाउ कुछ हीरोज एंड हीरो वर्शिप, सेकंड स्लाइड में था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नाउ द मॉडर्न राइटर, मॉडर्न राइटर में
टी एस एलियट। टी एस एलियट का कुछ एसेज है। पहला है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। टैलेंट 1917 में। कई बार पूछा जा चुका है, ये बार बार कहने की जरूरत नहीं, जितना भी चीजें सब है। इसको नोट कर लीजिएगा, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये उसका बहुत फेमस ऐसे है, 1917 में आई है। दूसरा है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। तीसरा है क्या, मेटाफिजिकल पोएट्स। 1921। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एसेज उनके हैं। ना उनका वर्क भी है, क्रिटिकल वर्क भी बुक के रूप में है, द सैक्रेड वुड। एकदम जबानी रट लीजिएगा, बार बार कहने की जरूरत ना पड़े। यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये तो टी एस एलियट का रहा है। नाउ आइए रिचर्ड्स। आइए रिचर्ड्स का एक किताब है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। दूसरी किताब है साइंस एंड पोइट्री। तीसरी किताब है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, 1929 में आई है, और डेट मैं मिस कर रहा हूँ, याद नहीं है। आइए रिचर्ड्स का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोइट्री, और तीसरा है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में, साइंस एंड पोइट्री शायद 1924 में आई है, लेकिन लिखिएगा नहीं, क्योंकि शायद मैं कह रहा हूँ द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दीज आर द बुक्स यू विल सर्च, उसको आप पा जाएंगे डेट क्या है। और इसके अलावा एफ आर लीविस, न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री। ये बहुत फेमस उनका रहा है, न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री, एफ आर लीविस का। उससे भी ज्यादा फेमस दूसरा है, जो कल अभी जो बात हुई थी, द ग्रेट ट्रेडिशन। द ग्रेट ट्रेडिशन जो क्रिटिकल बुक है नावल के ऊपर। नेक्स्ट है ई एम फॉस्टर।
अ पैसेज टू इंडिया। गलत बता दिए। सेवन एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल। सेवन एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल। इसकी डेट याद है, 1927 में आई है। पीजीटी में कई बार इसकी डेट और किताब का पूछा जा चुका है। सेवन एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल। किताब का नाम है सेवन एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल। किसका है? ई एम फास्टर का। E.M.FORESTER। वो तो नॉवेल है। हम लोग केवल प्रोज वर्क की बात कर रहे हैं ना। इसके अलावा जो है, एक आपके हैं वेंसी बूथ। इनकी दो किताब बहुत फेमस है, द रेट्रिक ऑफ फिक्शन। ORIC, द रेट्रिक ऑफ फिक्शन। और दूसरा, द कंपनी वी कीप। इसके अलावा देरेदा का, जैक्स देरेदा का किताब है एक, ऑफ ग्रामेटोलॉजी। कई बार पूछा जा चुका है, इसको रट लीजिएगा, जैक्स देरेदा। ऑफ ग्रामेटोलॉजी, देरेदा का। द रेट्रिक ऑफ फिक्शन, RHETORIC। नेक्स्ट है, कल तो उनका शेक्सपियन ट्रेजिडी बता ही चुके थे कि उनका रईसी ब्रैडले का राव 1904 में आया हुआ, उसको अब यहाँ पे कराने की कोई जरूरत नहीं है। और एलार्डाइस निकोल एक बड़े आथर हैं। इन्होंने लिखा शेक्सपियरन कॉमेडी। शेक्सपियरन कॉमेडी। एक और आथर है एडवर्ड सईद। एडवर्ड सईद की एक किताब है ओरिएंटलिज्म। कार्ल मार्क्स का किताब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। फेस्टो एंड दूसरा दास कैपिटल। नेक्स्ट और एक आथर है होमी भाभा। होमी भाभा, नेशन एंड नरेशन। नेशन एंड नरेशन।
एक लास्ट आथर है जिनका नाम है फ्रांस फेनन। द रिचर ऑफ द अर्थ। सो दीज आर द नेम ऑफ द बुक्स। और ये सब आपको लर्न करना है, कुछ करना है नहीं, केवल लर्न करना है, कोई इसमें फार्मूला नहीं चलेगा। सो इन दिस वे टुडे वी हैव डन द होल प्रोज वर्क, जितना इम्पोर्टेंट था एक क्लास में आपका हो गया। थोड़ा सा मैटर ज्यादा है बट नो चॉइस, नो ऑप्शन एट। कार्ल मार्क्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दिस वन। तो नाउ आई एम कंक्लूडिंग इट। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अगर किसी का कुछ छूटा होगा तो वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा, क्योंकि आज कोई हर्डल नहीं था, तो उसमें वो कर लीजिएगा। और जो कल का लेक्चर था उसके एक दिन पहले का लेक्चर था वो मैंने ग्रुप में डाल दिया है। यूट्यूब पे भी चला गया, ग्रुप में भी आपको मैंने व्हाट्सअप कर दिया है। एलार्डाइस निकोल, शेक्सपियन कॉमेडी, ALLARDYC, एडवर्ड सईद, ओरिएंटलिज्म। या ठीक है, नाउ जस्ट कंक्लूडिंग इट, आई विल नॉट टेक एनी क्वेश्चन।